प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 5 विद्युत धारा इसकी स्टडी करेंगे। अपन ने ये स्टडी करनी है। अपन ने विद्युत धारा यूनिट नंबर 5, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, ये पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा ये आपका, तो विद्युत धारा का मतलब ये होता है किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पीयर। एम्पीयर है कि वैज्ञानिक था, तो एम्पीयर इसका मात्रक होता है विद्युत धारा का। और इसका दूसरा मात्रक यहाँ से बन सकता है, ये तो ऐसा ही मात्रक बनेगा एम्पीयर, और आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से इसका मात्रक बनेगा, आवेश का होता है कूलाम और समय का होता है सेकंड, कूलाम पर सेकंड। ये भी इसका मात्रक बन सकता है अपने पास। इसके बाद ये अपने पास टॉपिक आता है धारा घनत्व। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डेंसिटी। इसको जे से डिनोट करते हैं धारा घनत्व को। तो धारा घनत्व जे बराबर होता है आई अपॉन ए। किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। तो ये जो विद्युत धारा होती है ये तो होती है अदिश राशि, और जो ये धारा घनत्व होता है ये होता है सदिश। ये सदिश राशि होती है अपने पास। तो धारा घनत्व जे होता है, तो जे बराबर होता है आई अपॉन ए। तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कैसी राशि होती है? सदिश। और इसमें धारा की जो दिशा होती है, जो धारा घनत्व की दिशा होती है, वो प्रवाहित धारा के अनुदिश होती है। इसमें जो प्रवाहित धारा की दिशा होती है वो। अब इस विद्युत धारा में और धारा घनत्व में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसका मेन मतलब इसका लॉजिक क्या है। जैसे हमारे पास ये एक चालक है ये, और ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसमें आई। तो देखो हमने यहाँ से पता लगाया कि जो विद्युत धारा होती है यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, कभी भी एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती विद्युत धारा। लेकिन जो धारा घनत्व होता है ये हमेशा एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। तो ये सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगा ये। अगर क्षेत्रफल है किसी चालक का ज़्यादा तो उसका धारा घनत्व रहेगा कम, और यदि किसी चालक का क्षेत्रफल है कम तो उसका धारा घनत्व रहेगा ज़्यादा। तो धारा घनत्व क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन धारा क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद ये अपने पास एक चालक है, और सवाल ये कि भाई यहाँ से इस चालक के लिए ए व बी सिरों पर विद्युत धारा के मान क्या होंगे, मतलब अलग अलग है या एक समान है वो। और ए और बिंदु पर धारा और धारा घनत्व में से किसका मान अधिक किसका कम है, ये फाइंड आउट करना है अपन ने। दिए गए चित्र में ए में बी बिंदु पर धारा घनत्व का मान कहाँ पर अधिक है कहाँ पर न्यूनतम, ये अपन ने फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं जे बराबर होता है अपने पास आई अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है उसका धारा घनत्व होगा कम। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला जो ए पॉइंट है इसका एरिया है ज़्यादा, तो इसका क्षेत्रफल कैसा होगा, इसका धारा घनत्व कैसा होगा कम। इसका क्षेत्रफल है ज़्यादा तो इसका धारा घनत्व होगा कम, तो इसका धारा घनत्व तो होगा कम। और यहाँ पे क्षेत्रफल है कम तो धारा घनत्व कैसा होगा ज़्यादा, यहाँ पे धारा घनत्व होगा आपका ज़्यादा। अब बात करते हैं धारा की। तो धारा का क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है, धारा कभी भी क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक सेकंड में जितनी ए पॉइंट से पासिंग होगी, जितनी यहाँ से गुजरेगी, बी पॉइंट पर भी एक सेकंड में उतनी ही पासिंग होगी, यहाँ से उतनी गुजरेगी। तो धारा सेम बहेगी,
चाहे कोई भी पॉइंट हो, प्रति सेकंड सेम बहती है धारा। लेकिन धारा घनत्व तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे जो चालक होते हैं, इस चालक में धारा का जो चालन होता है वो द्विध्रुवीय होता है। चालक में जो धारा का चालन होता है वो द्विध्रुवीय होता है, क्योंकि इनमें जो धारा का चालन होता है वो अपने पास होता है दो कारकों के कारण, और वो दो कारक जो होते हैं, चालक जो होता है, चालक में धारा का जो चालन होता है वो एकल ध्रुवीय होता है अपने पास। कैसा होता है? एकल ध्रुवीय, क्योंकि चालक में केवल कौन फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो चालक में जो धारा का चलन होता है वो एकल ध्रुवीय होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है इसमें धारा का प्रवाह। जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक में धारा का चालन होता है द्विध्रुवीय, क्योंकि इनमें जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन व होल। होल होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। तो अर्धचालक में जो धारा का चालन होता है वो द्विध्रुवीय होता है, और इनमें धारा का जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है। इस कारण अर्धचालक में धारा का चालन द्विध्रुवीय होता है। और इसके बाद बचे अपने पास विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में भी धारा का जो चालन होता है वो द्विध्रुवीय होता है। विद्युत अपघट्य में धारा का जो चालन होता है वो द्विध्रुवीय होता है, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन का इनमें जो धारा का चालन होता है वो होता है धनायन व ऋणायन के कारण। धनायन व ऋणायन के कारण, इनके कारण होता है अपने पास। तो इनमें भी अपने पास धारा का चालन द्विध्रुवीय होता है अपने पास। एक होता है अपने पास विसर्जन नलिका, एक होती है विसर्जन नलिका। तो इसमें भी जो धारा का चालन होता है वो द्विध्रुवीय होता है, क्योंकि इसमें जो धारा का चालन होता है वो धनायन और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है विसर्जन नलिका में। तो ये अपने पास विद्युत अपघट्य है, तो ये अपन ने स्टडी करनी इसके अंदर। बस इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं अपने पास। इलेक्ट्रॉन के दो प्रकार होते हैं अपने पास। एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ए नंबर का, और बी नंबर का होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विद्युत धारा के चालन के लिए हमेशा उत्तरदायी होते हैं, और इनमें जो आकर्षण बल लगता है वो होता है दुर्बल आकर्षण बल। इनमें दुर्बल आकर्षण बल लगता है, और ये हमेशा विद्युत धारा के चालन को डिनोट करते हैं। ये जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक में प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, और ये कुचालक के व्यवहार को डिनोट करते हैं, ये कुचालकता को डिनोट करते हैं अपने पास। तो ये टू टाइप्स के अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डेफिनेशन दे रखी है आपकी। इसके बाद अपने पास इस पार्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अपने पास। इस पार्ट का जो है अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अपने पास। अगर ये टॉपिक हो जाएगा अपने पास तो फिर बाकी के सारे टॉपिक हो जाएंगे अपने पास, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने पास। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब ये जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ये इस पार्ट की रीढ़ की हड्डी है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है अपने पास। तो टॉपिक आता है अपवहन वेग या अपवहन वेग या अनुगमन वेग, ये इसके नाम है अपने पास। अपवहन वेग, अपवहन वेग या अनुगमन वेग, ये इसके नाम है अपने पास इस टॉपिक के। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसकी जो नोटेशन होती है वो होती है वी के नीचे डी लगा दो, वी के नीचे डी लगा दिया तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अपवहन वेग या अपवहन वेग या अनुगमन वेग ये कहते हैं इसको अपन। तो ये जो टॉपिक, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आधा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये
पार्ट नंबर 5, आधा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर ही डिपेंड है आधा सा पार्ट। बस इसका लास्ट वाला जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो यूज में लेना अपन ने। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसमें अपॉन वेग का अपन डेफिनेशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये चालक है हमारे पास एक, यदि हम इस चालक के सिरों के ऊपर कोई बैटरी ना जोड़ें तो सभी इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, कोई इधर करेगा कोई उधर करेगा, तो इनका जो औसत वेग बनेगा वो 0 बनेगा, u बार बराबर 0। यदि हम इस चालक के सिरों के ऊपर बैटरी ना जोड़ें तो इनका जो औसत वेग बनेगा वो 0 बनेगा अपने पास। और यदि हम इस चालक के सिरों के ऊपर बैटरी जोड़ दें, यहाँ पर ये एक बैटरी जोड़ दी अपन ने, ये जोड़ दी, तो यहाँ से धारा निकलेगी विद्युत धारा, तो विद्युत क्षेत्र तो ऐसे, लेकिन अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे ऐसे। ये जो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे अपने पास ऐसे, और ये ऐसे चले जाएंगे अपने पास। तो अब देखो आपने करना क्या है, जब हम इस चालक के सिरों के ऊपर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के प्लस से यहाँ से धारा निकलेगी, तो इसमें विद्युत क्षेत्र तो ऐसे फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेंगे और इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं vd, और पहले इलेक्ट्रॉन का वेग मान लेते हैं v1, दूसरे का v2 मान लेते हैं, तीसरे का v3 मान लेते हैं, चौथे का मान लेते हैं v4, और इनका जो प्रारंभिक वेग है वो एक समान वेग है u। तो अब हमने सबसे पहले अपॉन वेग की परिभाषा बनानी है। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में इलेक्ट्रॉनों के वेगों के औसत मान को, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों के वेगों के औसत मान को अपवहन वेग कहते हैं। तो ये तो अपवहन वेग की बनेगी परिभाषा, अर्थात जो अपवहन वेग आएगा vd बराबर वो आएगा v1 प्लस v2 एंड सोन vn और अपॉन में n। सभी इलेक्ट्रॉन के वेगों को जोड़ दो और स्मॉल n का भाग दे दो, तो ये अपने पास अपवहन वेग आ जाएगा। इसके ऊपर लगा दो बार vd, ये अपने पास, या खाली इसको ऐसे रहने दो vd, बस vd अपवहन वेग आ जाएगा अपने पास ये। तो ये निकालना अपन ने। तो अब देखो सबसे पहले अपन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चलते हैं। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए गति के समीकरण से v बराबर होता है u प्लस at, ये होता है अपने पास। तो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका अंतिम वेग मान लेते हैं v1, प्रारंभिक वेग सभी का एक समान रहेगा, सारे एक ही समय गति करना प्रारंभ करेंगे और समय लगेगा पहला t1, और त्वरण समान रहेगा, क्योंकि जब प्रारंभिक वेग एक समान है तो त्वरण एक समान रहेगा, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। तो जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं है प्रारंभिक में, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आया अपने पास। और v2 बराबर आएगा u प्लस at2, और nवे के लिए आएगा vn बराबर u प्लस atn, ये आ जाएगा अपने पास। अब देखो हम साइड में थोड़ा सा काम कर लेते हैं, त्वरण का मान निकालते हैं, बल के नियम के अनुसार चलते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो यहाँ पे विद्युत बल लगेगा, और विद्युत बल का मान आएगा F बराबर m में, और A बराबर आएगा F अपॉन m। ये आ गया अपने पास। एक का मान निकालना चाहते हैं हम यहाँ से, तब देखो यहाँ से विद्युत बल F बराबर क्या होता है QE, ये होता है अपने पास विद्युत बल F बराबर QE। तो A बराबर आएगा QE अपॉन में m, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर E, तो E अपॉन m। तो ये एक का मान आ जाएगा अपने पास एक। तो समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर तो ये आ जाएगा vd बराबर u प्लस 81 प्लस u प्लस 82 प्लस में एंड सोन u
प्लस ATN, ये अपने पास। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी अपने पास कि भाई यहाँ से जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले से अपना प्रारंभिक वेग ग्रहण कर लेगा, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन सभी का तो प्रारंभिक वेग होगा एक समान, लेकिन जो दूसरे सेकंड के ऊपर निकल रहे हैं उनका प्रारंभिक वेग आएगा अलग। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आएगा U1, U2 और U1, ये थोड़ी सी गलती होगी, इसके लिए सॉरी। तो ये 1 सेकंड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका प्रारंभिक वेग तो एक समान, जो दूसरे सेकंड के ऊपर आ रहे हैं उनका प्रारंभिक वेग अलग आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग मानना पड़ेगा आपको, U1, U2, UN और अपॉन में N। तो यहाँ से VD बराबर आएगा अपने पास U1 प्लस U2 एंड सोन UN। अब देखो N को इसके नीचे ले लो, फिर प्लस AT1, A2, ATN, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा A, यहाँ पे क्या बचेगा T1 प्लस T2 एंड सोन TN और अपॉन में N, ये आएगा अपने पास। तो VD बराबर ये आएगा अपने पास U बार प्लस A टॉर्क, ये प्रारंभिक वेग का जो औसत आएगा इसको बोलते हैं प्रारंभिक औसत वेग U बार, ये एक की जगह A, और समय के औसत को बोलते हैं विश्रांति सार। टॉर्क बराबर होता है T1 प्लस T2 एंड सोन TN अपॉन में N। इस टॉर्क क्या बोलते हैं विश्रांति काल, समय के औसत को विश्रांति काल कहते हैं, और टॉर्क बराबर होता है T1 प्लस T2 एंड सोन TN। अब देखो यहाँ से अपन ने जहाँ पे डायग्राम बनाया था प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग का औसत जो मान है वो 0 है, तो इसका मान 0 बन जाएगा। तो VD बराबर आएगा A टॉर्क, 0 छोड़ दो तो A इंटू टॉर्क बचेगा बस खाली। अब एक का मान रख दो यहाँ से, देखो ये जो एक का मान निकालेंगे, A बराबर कितना रखा है अपन ने, VD बराबर E टॉर्क अपॉन M, ये एक का मान रखने पर, एक का मान रखने पर, तो ये VD का मान इतना आ जाएगा अपने पास। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो VD बराबर आएगा माइनस का E टॉर्क अपॉन M, ये आ जाएगा सदिश रूप में। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है वो माइनस होता है, माइनस क्यों, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये E और ये सदिश रूप में आ जाएगा। यहाँ पर जो E होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश, E बराबर होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और कैपिटल E बराबर होता है विद्युत क्षेत्र। टॉर्क बराबर क्या होता है विश्रांति काल, और M बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है अपने पास, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये होता है अपने पास। तो ये फाइंड आउट करना है अपन ने, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है अपने पास। तो अपने को आज के टॉपिक के अंदर ये फाइंड आउट किया कि जो अपॉन वेग है उसका फॉर्मूला होता है E टॉर्क अपॉन M, ये बस ये याद रखना है अपने को। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये विद्युत क्षेत्र, ये विश्रांति काल, और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये अपॉन वेग। बस ये अपॉन वेग का फॉर्मूला याद रखना है, आधा पाठ हो जाएगा, इसी फॉर्मूले का यूज करना है, और अनेक टॉपिक पढ़ने हैं फिर अपन ने इसके ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही पढ़ेंगे, और सभी बच्चे इन वीडियो को बार बार देखें और अपने लगे रहें काम करने के लिए। ओके बच्चों।